पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की सीरीज में मित्रों आहड़ सभ्यता जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आज हम जानेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। मित्रों आहड़ सभ्यता के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों आहड़ जो सभ्यता है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है और ये जो है ये उदयपुर से 2-3 मील की दूरी पर स्थित है। मित्रों दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है और उदयपुर से 2-3 मील की दूरी पर है। ये जो संस्कृति है मित्रों वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। 4000 वर्ष पुरानी। मित्रों इस सभ्यता का जो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो कार्य है वो 1953 में, या ये कहा जा सकता है उसके उत्खनन का जो कार्य है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन का मित्रों कार्य जो है वो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद मित्रों 1956 में इसे उत्खनन का जो कार्य है वो R.C. अग्रवाल ने किया। मित्रों रतन चंद्र अग्रवाल। मित्रों इसका तीसरी बार और अंतिम बार जो उत्खनन है वो सर्वाधिक भी हुआ इस टाइम उत्खनन, और अंतिम बार भी मित्रों तो वो हुआ था 1961 में। और किसके द्वारा किया गया मित्रों? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H.D. सांकलिया। प्रोफेसर H.D. सांकलिया। इनके द्वारा तीसरी बार और सर्वाधिक इसका उत्खनन किया गया आहड़ सभ्यता का। मित्रों आहड़ सभ्यता की राजस्थान सरकार की तरफ से भी इसका उत्खनन किया गया और राजस्थान सरकार की तरफ से इसका जो उत्खनन कार्य था वो P.C. चक्रवर्ती, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय कुमार और दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था P.C. चक्रवर्ती। इनको राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ उत्खनन अभियान से जोड़ा गया। मित्रों आहड़ सभ्यता का जो उपनाम है उसमें ताम्रवती नगरी भी मिलता है। इसका पूरा नाम क्या मिलता है मित्रों? ताम्रवती नगरी। क्यों मिलता है मित्रों ताम्रवती नगरी? क्योंकि यहाँ से तांबे के हमें बहुत से जो बर्तन हैं या उपकरण हैं वो प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें और भी कई चीज़ें हैं जो तांबे की प्राप्त होती है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा गया। मित्रों इसका ये जो सभ्यता है इसका विकास जो है बनास नदी घाटी में हुआ, इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता है। बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास सभ्यता और बनास संस्कृति। क्योंकि ये सभ्यता बनास नदी घाटी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति कहा जाता है। मित्रों 11वीं शताब्दी में जो ये आहड़ स्थान था इसको अघाटपुर, ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में इसको अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। अघाट दुर्ग। मित्रों यहाँ के जो स्थानीय लोग थे इसे क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट कहते थे। धूलकोट पुकारते हैं। आहड़ को क्या पुकारते हैं? धूलकोट पुकारते हैं। मित्रों यहाँ से 10वीं शताब्दी जो है उसका एक अभिलेख प्राप्त होता है, एक शिलालेख भी मिलता है। मित्रों यह जो सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे है। कहाँ है? आयड़। ये आयड़ जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है और ये आयड़ नदी के किनारे है मित्रों।
और यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ताम्र नगरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ताम्र नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में तांबे के उपकरण मिले हैं। इसी कारण इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है मित्रों। आहड़ सभ्यता से मित्रों मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। टीलों की सभ्यता। मित्रों आहड़ जो सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई और आयड़ नदी जो है मित्रों वो उदय सागर झील में गिरती है और उसके बाद जो है उसका नाम क्या होता है? बेड़च नदी। और ये बेड़च नदी जो है मित्रों बनास की सहायक नदी है। आदिवासी जो थे मित्रों वो काले, मुलायम तथा धूप में सुखाई गई जो कच्ची ईंटें थी उनके मकान बनाते थे। इनकी जो ईंटें थी वो कच्ची ईंटें थी। कच्ची ईंटें धूप में सुखाई हुई, धूप में सुखाई हुई इनके ये मकान बनाते थे, यानी कि जो ईंटें थी वो पक्की नहीं थी, उनको आग में नहीं पकाया गया था। यहाँ पर मित्रों मकानों में 2 या 3 चूल्हे प्राप्त होते हैं। एक ही मकान में कितने चूल्हे? 2 या 3 चूल्हे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक मकान में 6 चूल्हों की संख्या भी यहाँ मिलती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जो बड़े परिवार थे, बड़े परिवारों या सार्वजनिक भोजन, बड़े परिवारों का या सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों। यहाँ से जो चूल्हे मिलते, एक मकान में 2 या 3 या एक मकान में 6 चूल्हों के हमें जो अवशेष है वो प्राप्त होते हैं। मित्रों यहाँ जो मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं आहड़ से वो लाल व काले रंग के हैं, काले व लाल रंग के हैं मित्रों। और काले और लाल रंग के यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिनमें घड़े हैं, कटोरियाँ, रकाब, प्याले, मटके और भी जैसे ढक्कन, भंडार, कलश मित्रों। तो ये बर्तन जो है वो यहाँ से लाल और काले रंग के प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें अनाज रखने के बड़े मृदभांड भी प्राप्त हुए, बड़े बर्तन, बड़े मृदभांड जिनमें अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। और स्थानीय बोलचाल की भाषा में मित्रों इनको गोरे व काठे कहा जाता है। अनाज रखने के जो मृदभांड हैं मित्रों उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? गोरे व काठे। ये मित्रों महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है कि गोरे व काठे किसे कहा जाता था। मित्रों यहाँ से कुछ तश्तरियाँ जो पूजा के काम आने वाली धूप धानियाँ जो ईरानी शैली में बनी हुई है। ईरानी शैली में क्या बनी हुई है? धूप दानियाँ जिनमें धूप रख के जलाई जाती थी, ये ईरानी शैली की है। तो इससे पता चलता है कि आहड़ वासियों का जो संबंध था वो ईरान से भी था। आहड़ वासियों का संबंध किससे था? ईरान से था। संबंध ईरान से था। इसी तरह मित्रों यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं हमें प्राप्त होती है और 3 मोहरें मिली है। तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती है तांबे की। तांबा जो धातु है उसका यह यूज होता था, मुद्राएं इसकी बनाई जाती थी, मोहरें भी बनाई जाती थी। इनमें से मित्रों एक बात विशेष जानने योग्य ये है कि एक मुद्रा पर त्रिशूल तथा दूसरे पर यूनानी देवता अपोलो खड़े हुए दिखाई गया है, जिसके हाथ में क्या है मित्रों? तीर व तिरछा, तीर व पीछे तरकश है, तीर व तरकश यूनानी देवता के हाथ में है मित्रों। ये जो मुद्रा है उस पर त्रिशूल है, तो दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है जो खड़ा चित्र है और तीर और उसके पीछे तरकश है।
इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में एक लेख भी मिला है। यह मुद्रा 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो मित्रों, इस बात की संभावना भी प्रकट की जा सकती है कि यूनान से भी इनके संबंध थे। यूनान से भी आहड़ के या आहड़वासियों के संबंध थे। आहड़वासियों के संबंध थे। मित्रों, इसके बाद हम जानते हैं कि आहड़ में हमें यहाँ से छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। आटा पीसने की चक्की प्राप्त होती है। आटा पीसने की चक्की। इसके साथ ही मित्रों चित्रित बर्तन मिले हैं। बर्तनों पर चित्र बनाए हुए मिट्टी के जो बर्तन है और तांबे के उपकरण जो हमें मिलते हैं वो तो विशेष बात है ही मित्रों। पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में हमें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मित्रों, मिट्टी से बनी मिट्टी या टेराकोटा। मित्रों, टेराकोटा जो है वो मिट्टी से बने हुए जो खिलौने हैं उनको, मतलब टेराकोटा, जब मिट्टी से कोई खिलौना है या कुछ और बनाया जाता है तो मित्रों उसको टेराकोटा पत्ती कहा जाता है। और यहाँ से टेराकोटा पत्ती से बनी एक वृषभ की आकृति मिली है, बैल की आकृति, वृषभ या बैल की आकृति मिली है मित्रों, जिसको बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? बनासियल बुल। मित्रों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और परीक्षा में कई बार आ चुका है। बनासियल बुल की जो संज्ञा है वो किसको दी गई है? बनासियल बुल किसको कहा गया? आहड़वासी मित्रों कृषि में चावल और पशुपालन भी मतलब जो था वो यहाँ महत्वपूर्ण था। कृषि जो थी वो चावल की होती थी। चावल की कृषि भी ये लोग करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो आभूषण जो थे उनके साथ ही मृतकों को गाड़ देते थे। मित्रों, मृतकों के कपड़ों व आभूषणों के साथ गाड़ते थे। मृतकों को कपड़े व आभूषण के साथ गाड़ते थे। आभूषण के साथ गाड़ते थे। मित्रों, यहाँ के जो लोग थे वो मिट्टी के मनके तथा आभूषण आदि बनाते थे। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टी, ये हमें आर्ट से प्राप्त होती है, क्योंकि इसको ताम्रवती नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबा गलाने की भट्टी, तांबे के उपकरण और तांबे के बर्तन प्राप्त हुए, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी का। आहड़ में मित्रों एक जल पात्र प्राप्त हुआ जिसके बिना हत्थे का है। मित्रों, इसके पकड़ने के लिए कोई हत्था नहीं है, इसलिए बिना हत्थे का है और ये जल पात्र है। और मित्रों इस तरह का जो जल पात्र था वो पहले किसी सिंधु सभ्यता के स्थल से नहीं पाया गया और इस तरह का जो जल पात्र था उसका प्रचलन मित्रों पूर्वी ईरान और बलूचिस्तान में था। तो पूर्वी ईरान व बलूचिस्तान की जो सभ्यता है वहाँ से इस तरह के जो बिना हत्थे के जलपात्र है वो प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इनका जो संबंध था वो ईरान से था। मित्रों, आहड़ सभ्यता की संस्कृति और जो यहाँ का सामाजिक परिवेश था वो ग्रामीण था, जबकि हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की जब नगर निर्माण शैली को देखते हैं तो वो हमें नगरीय लगती है, शहरी लगती है, लेकिन आहड़ सभ्यता का जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश था वो ग्रामीण था। यहाँ मित्रों मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे। इनके मकान की हमें पहले देख रही ईंटों के तथा बांस की जो चटाइयाँ होती है मित्रों उनके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाकर फिर बनाए जाते थे। तो ये सभ्यता जो थी पूरी तरह ग्रामीण परिवेश था, इसका पूरी तरह ग्रामीण थी। आहड़ में मित्रों खाद्यान्न फसल के रूप में ज्वार, दो फसलों का ये उपयोग, दो फसलें बोई जाती थी। कौन सी? ज्वार व चावल। चावल का हम पहले उल्लेख करके आए हैं, चावल और ज्वार। मित्रों आहड़ में के अनुसार आहड़ का जो कहते हैं कि आहड़ की जो सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ, विध्वंस कैसे हुआ, तो इसके बारे में इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भूकंप
या आयड़ नदी के प्रवाह में बाढ़ आने से, बाढ़ या भूकंप। इससे क्या होता है कि ये नगर जो था आहड़ वो समाप्त हो गया, इसका विनाश हो गया। मित्रों, आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल था, जिसमें ये सभ्यता अपने चरम पर थी, वो काल था मित्रों 1900 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। इस तरह मित्रों हमारी जो आहड़ सभ्यता है वो पूर्ण होती है। प्लीज़ मित्रों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।